हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण से एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें और एक अच्छा अपना करियर बना सकें, यानी आप इस परीक्षा को पास कर सकें बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी रैंक के साथ। तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ। तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग पहली बार आ रहे हैं, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे काम को इतना पसंद कर रहे हैं। लाइक करने से कुछ मिलता नहीं, बट एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल होता है कि मोटिवेट होते हैं हम भी आपके लाइक से। तो आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मुख्य सेविका में कल हमने मुख्य सेविका से संबंधित जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके कार्य होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन दिए थे और इसका हमने थ्योरी भी पढ़ा दिया। तो आप लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके चैनल से प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं वो पूरी क्लास। मुख्य सेविका की जिम्मेदारियाँ, कार्य, विवाह के प्रकार, विवाह के उद्देश्य और विशेषताएं, इन सभी पे हमने डिटेल से बनाया है क्लास। तो आप लोग जाके देख लीजिए। आप लोग थ्योरी नहीं देखते हैं और थ्योरी जितना देखेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। आगे जब आपको लगातार क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको वो थ्योरी अच्छी लगेगी। अभी आपको थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसमें कौन टाइम वेस्ट करे, ओनली क्वेश्चन करे, लेकिन क्वेश्चन आपको अभी जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक लगातार करना है। और थ्योरी को केवल एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। हमने कल परसों परिवार का भी डाल दिया है, तो आप लोग जाके परिवार की भी क्लास देख लीजिएगा। 3 क्लासेस पढ़ चुकी हैं डिटेल से, चौथी क्लास आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज हम परिवार विवाह से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कानूनी रूप से लड़का एवं लड़की विवाह की आयु निर्धारित क्या है? आपको बताना है कि भारत में जो है कानूनी रूप से विवाह के लिए लड़के एवं लड़कियों की आयु जो है वो क्या है? 20 व 18 वर्ष, यानी यहाँ 20 व 18 वर्ष से मतलब है कि लड़के की उम्र जो होगी वो ज़्यादा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि लड़के की जो आयु होती है वो लड़की से थोड़ा अधिक होती है, 2 साल 3 साल। तो यहाँ पर 2 साल का अंतराल रखा गया है। तो जो आपको बताना है कि लड़के की ये जो अधिक होगा वो लड़के की आयु होगी और जो कम होगा वो लड़की की आयु होगी। तो यहाँ पर 20 वर्ष लड़के की आयु और 18 वर्ष लड़की की आयु है। तो आपको बताना है 18 व 20 वर्ष या फिर 19 व 17 वर्ष, 21 व 18 वर्ष, 21 व 21 वर्ष। आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है 18 से 21 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लड़के की आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है और लड़कियों की आयु जो होती है वो 18 वर्ष होती है। और एक आपका ऑप्शन डी जो है 21 से 21 वर्ष, ये हमने जानबूझ के रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी आपको कई, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, आप हमें पता है कि कई चैनलों से आप लोग स्टडी करते हैं, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो वहाँ पर कुछ लोग आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में 21 से 21 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन ये अभी आपका प्रस्ताव जो है विधेयक पारित पेश किया गया है, लेकिन अभी इस पर पूर्ण सहमति नहीं मिली है या पूरी तरह ये लागू नहीं हुआ है। हाँ, इसकी चर्चा चल रही है सरकार के द्वारा। तो आपको अगर पूछा जाए कि किस पे प्रस्ताव रखा गया है क्वेश्चन में, तब आपको 21 से 21 वर्ष लगाना है, नहीं तो आपको अभी जो वर्तमान चल रहा है वो 18 से 21 वर्ष के बीच ही चलेगा, जब तक इस पे पूरी तरीके से
लागू न कर दिया जाए। तो इसको आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। अगर उसमें पूछा जा रहा है कि प्रस्ताव रखा गया है तो आपका 21 से 21 वर्ष होगा, यानी लड़की की भी आयु 21 वर्ष कर दी गई है और लड़के की तो पहले से ही थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह कथन किसका है? हमने डेफिनेशन भी पढ़ाई है, 2-3 डेफिनेशन वहाँ पर हमने विवाह की बताई थी। आप लोग डेफिनेशन जरूर देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन। और ये आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। विवाह जो है परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था, धर्म, भाषा, जो ये आपका टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जो है आपके समाजशास्त्र से है। जो लोग समाजशास्त्र पढ़े होंगे, सोशियोलॉजी, उन्हें पता होगा कि ये टॉपिक कहाँ से है और उसमें क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को, आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताना होगा कि यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन है बोगार्ड्स, वेस्टरमार्क, पीबी यंग या फिर देसाई। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बोगार्ड्स के अनुसार ये परिभाषा है, यानी उनका ही कथन है। ये परिभाषा से मतलब होता है किसी विद्वान द्वारा कहे गए शब्द, उसमें एक कह सकते हैं आप परिभाषा को कभी तोड़ नहीं सकते कि आप परिभाषा को अपने अनुसार लिख लें। वो उनका दिया हुआ कथन होता है, वाक्य होता है, वो उसी जैसे दिए वो लिखते हैं वही रहता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये है आपकी परिभाषा, और बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है इसकी विवाह की। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, और ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, बहिर्विवाह का तात्पर्य है। आपको बताना है बहिर्विवाह, ये भी हमने पूरा अच्छे से बताया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा प्लीज एक बार। गोत्र के बाहर, परवर के बाहर विवाह, पिंड के बाहर विवाह या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी बहिर्विवाह का मतलब है अपने धर्म, जाति आदि से ऊपर विवाह करना या उसके बाहर विवाह करना, सॉरी ऊपर नहीं, बाहर विवाह करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी ये सभी होंगे। आगे देखेंगे, इसका उल्टा आगे है क्वेश्चन, अंतरजातीय विवाह का नियम। आपको बताना है कि अंतरजातीय विवाह में क्या नियम होता है। ऑप्शन है अपनी जाति के बाहर विवाह, अपनी जाति में विवाह, एक विवाह या फिर बिना दहेज के विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अपनी जात में विवाह करना अंतरजातीय विवाह है। जबकि बहिर्जात में जो आप देखते हैं प्रेम विवाह, वर्तमान समय में देख लीजिए प्रेम विवाह क्या हुआ, उसमें अलग धर्म से लड़के होते हैं, जरूरी नहीं है अपने धर्म में भी प्रेम विवाह होता है, लेकिन अमूमन देखा गया है, उससे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है आपको सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य के द्वारा भी आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं आपको अपने ही समाज में, जिसमें क्या होता है किसी अन्य धर्म से या अन्य जाति से, इन सब का जो आपको देखने को मिलता है उसी को बहिर्विवाह कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं। ऑप्शन है अनुलोम विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर एक विवाह। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर पुरुष जो है वो एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर रहा है तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाएगा। अगर इसका उल्टा, अगर कोई स्त्री एक से अधिक पुरुष से कर रही होती विवाह तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू विवाह एवं तलाक अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1949, 1955, 1954 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा हिंदू विवाह तलाक अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विवाह अधिनियम में किस विवाह को मान्यता दी गई है। ऑप्शन है एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर बहुपति विवाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एकल विवाह जो है हिंदू विवाह अधिनियम में दिया गया है।
यानी आप एक से अधिक व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य रूप से विवाह के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 4, 8, 2 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हुआ कानूनी विवाह, दूसरा हुआ आपका धार्मिक विवाह जो धर्म के अनुसार होता है। और कानूनी विवाह में आप किसी जाति धर्म किसी से भी कर सकते हैं, और धार्मिक विवाह में थोड़ा प्रतिबंध होता है कि आपको अपने ही धर्म अपनी ही जात में करना होता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के विवाह होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 2004, 2006, 2093 या फिर 2037। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2006 में। 2006 में पारित हुआ। लेकिन ये अगर सर्वप्रथम बात की जाए भारत में सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो होगा आपका 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था, जिसमें लड़की की आयु जो थी वो 14 वर्ष थी तथा लड़के की आयु 18 वर्ष थी। लेकिन वर्तमान में आप क्या आयु है वो आप जानते हैं, हमने आगे बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, गंधर्व विवाह को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिएगा, देव विवाह, प्रेम विवाह, अनुलोम विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह या गंधर्व विवाह को वर्तमान समय में प्रेम विवाह लव मैरिज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देव विवाह को आप जानते हैं जिसमें यज्ञ, पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति एक साथ यज्ञ करते थे। जो यज्ञ करता होता है उसे अगर कोई कन्या पसंद आ जाती थी और वह विवाह करना चाहता था तो उसका विवाह कर दिया जाता था कन्या के साथ, तो उसे देव विवाह के नाम से जाना जाता था। और आपका अनुलोम विवाह वह है जिसमें क्या होता है कि कोई उच्च कोटि का या उच्च जाति का जो लड़का होता है और निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जा सकता है। और प्रतिलोम विवाह इसका ठीक उल्टा होगा, उसमें उच्च जाति की लड़की होगी तथा निम्न जाति के लड़के से विवाह कर सकती है, वो प्रतिलोम विवाह होगा। लेकिन ऐसा होता है, अभी भी हो रहा है वर्तमान समय में, लेकिन इसका थोड़ा विरोध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से विवाह के उद्देश्य हैं यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना, बच्चों की देखभाल एवं सामाजिकरण करना, उपरोक्त सभी। तो विवाह के ये सभी उद्देश्य होते हैं। और व्यक्तित्व का विकास करना भी इसमें एक पॉइंट नहीं है। ऐसे 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं तो आगे ज़्यादा नहीं कर पाए। बाकी व्यक्तित्व का विकास करना हुआ या फिर सामाजिक जीवन हुआ, ये सभी उद्देश्य होते हैं विवाह के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से हिंदू विवाह की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है धार्मिक संस्कार, स्त्री पुरुष का समन्वय, ऋणों से मुक्ति, व्यक्तित्व का विकास, पुत्र की प्राप्ति। ये सभी पुत्र की प्राप्ति तो आपका उद्देश्य में आ जाएगा और ये सभी विशेषताएं होती हैं। आपके हिंदू विवाह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, शारदा एक्ट संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह विच्छेद या फिर बाल अपराध। यह विवाह विच्छेद से मतलब तलाक से संबंधित है, यानी जहाँ पर विवाह विच्छेद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के प्रकार हैं। ऑप्शन है 2, 3, 6, 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 8 प्रकार के विवाह होते हैं हिंदू धर्म में। और वो प्रकार हैं जैसे पहला हुआ आपका ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह। ये सभी 8 प्रकार के विवाह हुए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16,
अपहरण विवाह का एक प्रकार है। आपको बताना है कि अपहरण जो है विवाह का एक प्रकार है, वो किस में पाया जाता है? ईसाई विवाह, मुस्लिम विवाह, हिंदू विवाह या फिर जनजातीय विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजातीय विवाह होता है। और हाँ, ये जनजातियों के विवाह जो हैं वो भी 8 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने आपको बता दें, पहला है हरण, 8 प्रकार के होते हैं। पहला है हरण, दूसरा है परीक्षा विवाह, तीसरा है परवीक्षा विवाह, चौथा है हठ विवाह, पांचवा है आपका सेवा विवाह, छठा है आपका पलायन विवाह और सातवां जो है वो विनिमय विवाह कहलाता है। 7 प्रकार के विवाह हैं। हमने गलती से 8 बता दिया। 7 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं जनजातियों में। तो ये अपहरण जो है ये भी एक प्रकार का विवाह है, जिसमें बलपूर्वक कन्या का हरण किया जाता है, उसी को ही अपहरण विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है? शरीयत एक विद्वान है, आपको बताना है कि उनके अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है। ऑप्शन है समझौता, सुना, खुदा का हुक्म या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने जिन्होंने हमारी क्लास देखी होगी विवाह की, सेकेंड क्या थर्ड क्लास होगी, तो उसमें आपको हिंदू मुस्लिम विवाह, जहाँ हम थर्ड क्लास है जिसमें हमने आपको विवाह के बारे में बताया है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से जिन्होंने हमारी क्लास ली होगा उन्हें तुरंत आंसर पता चल गया होगा कि मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विवाह को एक समझौता माना जाता है मुस्लिम विवाह में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं धर्म, पुत्र, व्यक्तित्व का विकास, कर्तव्यों का बोध। ये सभी जो हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। और एक उद्देश्य और है रीढ़ों से मुक्ति। रीढ़ों से मुक्ति अभी आपका विवाह के उद्देश्य यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ 5वां ऑप्शन आपका रीढ़ों से मुक्ति रहेगा, छठा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी रहेगा। ये सभी जो है हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं, इसलिए हमने बता दिया ताकि हो सकता है ऑप्शन में ये ना रहे, आगे वाला रहे रीढ़ों से मुक्ति या फिर रति या फिर पुत्र की प्राप्ति। ये सभी जो है विवाह के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान समय में हिंदू विवाह का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? आपको बताना होगा, यानी इस समय जो चल रहा है वो कौन सा विवाह चल रहा है हिंदू विवाह में। ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह या फिर राक्षस विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ब्रह्म विवाह को ही वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित है, जिसे आप अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आज घबराइएगा मत, 20 क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन है आपके लिए। ये मत सोचिएगा कि 20 ही क्वेश्चन है। लास्ट लगभग सारी क्लासेस में हमारे 20 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ऐसे फालतू वाले क्वेश्चन नहीं लाते जो आपको केवल टाइम वेस्ट करें, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाने के प्रयास करते हैं हमेशा। तो देखिएगा 20वां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1950, 1954, 1994 या फिर 1999। तो आपको बताना होगा कि विशेष विवाह जो है वो कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1954 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है? आपको बताना होगा, क्योंकि ये एक कुप्रथा है। हमारे समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा बाल विवाह है, जिसमें क्या होता है, लड़के हों या लड़की हों, उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता, वो सामाजिक रूप से उतना अच्छे से विकास नहीं कर पाए होते हैं, ना मानसिक रूप से, ना सामाजिक, ना शारीरिक, किसी भी तरीके से वो विकसित नहीं होते हैं, ना ही उनकी एजुकेशन जो होती है वो भी अच्छे से ले पाते हैं। तो इसे कुप्रथा ही कहा जा सकता है बाल विवाह को। ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो इसे समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, आपको वो बताना होगा। ऑप्शन है व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी शिक्षा के द्वारा ही ये काम संभव हो पाएगा।
और इस पर काफ़ी कानून भी बनाए गए हैं, काफ़ी जागरूकता भी की जा रही है समाज में, और इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को उनकी हानियों के बारे में बताया जाता है, जैसा हमने अभी बताया आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एकल विवाह के अंतर्गत शामिल है, आपको बताना है एकल विवाह या एक विवाह। ऑप्शन है एक स्त्री का विवाह कई पुरुष के साथ, एक पुरुष का विवाह कई स्त्री के साथ, एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ, या एक इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एक पुरुष जो है वो एक ही स्त्री से विवाह करेगा तो वो एकल विवाह कहलाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि हर राज्य में ये प्रॉब्लम है। केवल एक ही राज्य की बात नहीं है या एक ही समुदाय की बात नहीं है, ये पूरे देश में ये प्रथा है, कुप्रथा। तो इसे समाप्त करने के लिए जो भी अधिकारी या जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जिनकी देख रेख में इसे रोकने का प्रयास किया जाता है, तो वो राज्य सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य कहा जाता है। आपको बताना है कि मुस्लिम विवाह में जो दिया जाता है, चाहे वो रुपए पैसे के रूप में हो या किसी सामान के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, वो क्या कहा जाता है, आपको वो बताना होगा। ऑप्शन है मेहर, साक्षी, स्वीकृति, या फिर मध्यस्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मेहर कहा जाता है। वधू मूल्य को जो है वो मेहर कहा जाता है। और साक्षी जो है, जो उसके प्रत्यक्षदर्शी जो होते हैं वो होते हैं, जैसे मौलवी हुए, काजी मौलवी, मुल्ला, ये सभी होते हैं। और मेहर तो आपको बता दिया। स्वीकृति हुई, यानी बिना स्वीकृति के तो उसमें विवाह होता ही नहीं है। विवाह से पहले पूछा जाता है, सहमति ली जाती है दोनों पक्षों की तरफ से। और मध्यस्थ वो होता है जो विवाह का प्रस्ताव देता है, यानी विवाह का प्रस्ताव लाता है। आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं अगुआ। वही हुआ, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें नॉर्मल भाषा में बताने में ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो तुरंत उस चीज़ को समझ जाते हैं, तो उन्हें याद रहता है कि इसे यही कहा जाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का। भारत में परिवार एवं विवाह मैरिज, भारत में परिवार और विवाह, देख लीजिएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में ही लिखा गया है। भारत में परिवार एवं विवाह, इंग्लिश में है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये इतना पूरा है और ये इतना पूरा है। तो आपको बताना है भारत में परिवार एवं विवाह, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि भारत में मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना होगा। ये पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है S.C. दुबे, K.M. कपाडिया, D.N. मजूमदार, या फिर योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी K.M. कपाडिया जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। कई पुस्तकें लिखी गई हैं इन पर विवाह से संबंधित, क्योंकि ये बहुत बड़ी, एक तो अच्छी चीज़ है इसमें, लेकिन कुछ बुराइयां हैं, कुछ अपने महत्व हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करना लाजमी है। इसलिए काफ़ी विद्वानों ने इस पर गौर किया है और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, अपनी विवेचना दी है, अपने तर्क दिए हैं। तो उसी के आधार पर ये पुस्तक भी है, जिसमें भारत में जो भी जितने भी समाज हैं, जातियां हैं, धर्म हैं, उन सभी की पुस्तकें लिखी गई हैं। तो उसी पुस्तक का नाम है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और कितने आंसर आपको आते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार। आप लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है कि आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। काफ़ी लोग अच्छे आंसर देते हैं, लगभग आंसर उनके सही होते हैं। एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाता, लेकिन कुछ लोग तो पूरा 20 का 20 दे देते हैं। अच्छा लगता है आप लोग के आंसर अच्छे जाते हैं तो, कि आप लोग की बेहतर तैयारी है, आगे आप लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम भी पढ़ाते हैं कि आप लोग अच्छा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।